राजीव जी, मैं देखिए उत्तर प्रदेश को ध्यान में नहीं ले रहा हूँ। जी। रविकांत जी चूंकि उत्तर प्रदेश के हैं और वो उनका थोड़ा सा रवि उत्तर प्रदेश को लेकर अध्ययन भी है। बीजेपी के पास 62 सीटें ऑलरेडी है और बीएसपी के पास 10 सीटें हैं, वहाँ 72 सीटें हैं। तो आप वहाँ कुछ भी डेंट लगा लें तो कितना डेंट लगाएंगे। जिस तरह से योगी का काम है वहाँ पर, उन्होंने जिस तरह से स्टेट को पकड़ के रखा है पोलराइज करके, कोई बड़ी घटना हो जाए, मतलब अखिलेश अगर कुछ बहुत त्याग के लिए तैयार हो जाएं और वो कांग्रेस को घुसने दें अपने पॉकेट्स में, और जो कॉन्टेस्ट है वो ट्रायंगुलर हो जाए, तो मैं उसको अभी तो मैं मान के नहीं चल रहा हूँ कि ट्रायंगुलर पूरा हो जाएगा, क्योंकि जयंत चौधरी के साथ जो कांग्रेस का समझौता चल रहा है, एक नए किस्म का उत्तर प्रदेश में गणित बन रहा है। देखिए, मैं जो आपका मूल प्रश्न है उसको बताता हूँ। जी। मैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी कोई संभावना नहीं देख रहा हूँ। ये देश जो है वो इस तरह की किसी चीज को स्वीकार नहीं करेगा। ये मतलब हम आपातकाल देख चुके हैं और सब कुछ देख चुके हैं, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि हमको एक संभावना के तौर पर, हम चूंकि नरेंद्र मोदी को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखें, आज की स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में नहीं है, बहुत बुरी स्थिति में है। और बहुत प्रयासों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को 220 से ज्यादा, क्योंकि अब सीटों की बात चल निकली इसलिए मैं उसमें जा रहा जी। हूं, नहीं तो मैं जिक्र नहीं करता। 220 सीटें मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। ये जो आज का पूरा जो पार्लियामेंट में हुआ है, मैं उसको किस तरह से देखता हूं, मैं अब आपको वो बताता हूं। एक एग्रेशन जो हिंदुत्व का है, जिसका कि लाभ प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में लेना चाहते हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें, देश में सबसे ज्यादा सीटें हैं महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के बाद। एन एनटीआर का जिक्र किया, हाँ उत्तर प्रदेश को तो मैंने छोड़ ही चुका हूं, जी। आपको बताया जी। मैंने। जी, बिल्कुल बिल्कुल। एनटीआर का जिक्र किया कि उनके भी 100 साल पूरे हो गए। और आपने देखा कि आंध्र प्रदेश की जो पूरा गणित है, जिसमें आप ईडी भी और इनकम टैक्स भी और एजेंसियां भी शामिल कर लीजिए, और जगन रेड्डी जिस तरह के दबाव में है, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं और वहां इस समय 0 सीट है बीजेपी की। 133 सीटें हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 33 सीटें हैं आज, 33, और उसमें 25 सीटें कर्नाटक की शामिल हैं। ये 25 सीटें अगर चली जाएंगी, चली गई मान लो आप, तो 133 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 8 सीटें आज की स्थिति में हैं। इसका मतलब यह है कि आप बताइए कि 413 सीटें जो बचती हैं, उस पर नरेंद्र मोदी को बहुमत प्राप्त करना है। हमको पूरे इस एक्सरसाइज को नरेंद्र मोदी की नजर से देखना चाहिए, हम विपक्ष की नजर से देख रहे हैं। जी। क्योंकि हम नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमारा पूरा नजरिया विपक्ष का है। मैं उसको नरेंद्र मोदी की नजर से देखना चाहता हूं कि उनके लिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक भी कुछ हद तक लॉस्ट ग्राउंड को गेन करने की कोशिश। पर मान लो कि वो नहीं करते हैं कर्नाटक में, तो भी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र,
ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, महाराष्ट्र की 48 सीटें और तेलंगाना की 17 सीटें। ये एक जो स्थिति है उसको आप अगर गणित लगा के देखें कि ये आज का जो पूरा परिदृश्य है वो आपको क्या बताता है, और इसमें आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी और संघ के इलाके हैं 82 सीटों के, वो आप जोड़ लीजिए, और ये हिंदुत्व के इलाके हैं भारतीय जनता पार्टी के और संघ के। हमको आने वाले दिनों में जो दिख रहा है वो हिंदुत्व का एक एग्रेशन दिखेगा आपको, पूरे के पूरे बीजेपी के। और आप जो इन्होंने प्रशांत टंडन जी ने जो एक बात कही थी, या पता नहीं, मैं शायद गलत भी हो सकता हूं, कि जो शिंदे हैं उन्होंने ज्यादा सीटों की मांग की है महाराष्ट्र में, किसी ने कहा है अभी हम लोगों की चर्चा में। जी देखिए, पूरा का पूरा फोकस जो है इस समय हमको शिफ्ट कर देना चाहिए साउथ से नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे आपको शिफ्ट कर देना चाहिए। इन राज्यों को लेकर काफी काम शुरू हो चुका है, और ये जो आज संसद में हुआ है, ये पूरा का पूरा फोकस ये जो 3 राज्य हैं ये, और पश्चिम बंगाल का हिंदुत्व और महाराष्ट्र का हिंदुत्व, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये एक बड़ा कैलकुलेटेड एक्सरसाइज है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है जो हमको समझना चाहिए कि लोकसभा के स्पीकर थे तो राज्यसभा के सभापति भी हो सकते थे उपस्थित। राज्यसभा के जो सभापति हैं, उपराष्ट्रपति की उनकी हैसियत अलग है, वो राज्यसभा के सभापति की हैसियत से प्रधानमंत्री के बगल में बैठ सकते थे, वो उपस्थित नहीं थे। एक ऐसे उपसभापति थे जो अभी जदयू में हैं कि नहीं हमको पता नहीं है, वो जदयू के द्वारा भेजे गए राज्यसभा में, और उनके ही नेतृत्व में किसानों के खिलाफ कानून पारित हुए थे। आपको आने वाले दिनों, शायद जी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जी हाँ, वो थे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उनकी क्यों जरूरत थी और धनखड़ साहब की जरूरत क्यों नहीं थी सभापति के तौर पर। अगर लोकसभा के स्पीकर वहां मौजूद थे तो राज्यसभा के सभापति भी हो सकते थे, जो कि उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं होते। जी धनखड़ साहब अभी पिछले दिनों राज्याभिषेक में गए थे लंदन, प्रिंस चार्ल्स के, और अगर आप वहां उनके दिए गए भाषण को सुने, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की तारीफ में दिया है, इतना अद्भुत भाषण जो आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो धनखड़ साहब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को लेकर, जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर तमाम चीजें कहते थे, वो धनखड़ साहब कैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तारीफ कर रहे हैं, अद्भुत बता रहे हैं चीफ जस्टिस को और वर्तमान सुप्रीम कोर्ट को। हमको ये चीज देखना पड़ेगा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री साहब की जो दूरियां हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति भवन से ही दूर होने जा रही हैं कि उपराष्ट्रपति के साथ भी दूर होने जा रही हैं। मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि इस पूरे समारोह को देखने का नजरिया एक तो आलोचनात्मक हो सकता है और एक लर्निंग का हो सकता है।
कि इसके गेन्स क्या हैं, हमारे लिए समझने की चीजें क्या हैं। तो ये जो सीटों का गणित आपने बताया, मैं हालांकि उसमें पढ़ना नहीं चाहता था, पर चूंकि बात निकली है तो फिर मैंने कहा बता देता जी हूं जी कि ये बड़ा एक बहुत ही योजना पूर्वक एनटीआर को याद करना, सावरकर को श्रद्धांजलि देना। सावरकर यानी महाराष्ट्र। आप जरा सोचिए कि ये सावरकर का मतलब, आप अगर सेंगोल को लेकर नेहरू को याद कर रहे हैं तो आप वो संसद के इनॉग्रेशन का दिन 27 मई भी चुन सकते थे, नेहरू की पुण्यतिथि पर। ये इसकी जो पूरे आज के घटनाक्रम के कई जो लेसन्स हैं, मतलब मैं पटना की चीज को लेकर बहुत ज्यादा आशान्वित हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये पटना में जो अब होने वाला है या देश में जब होने वाला है, विपक्ष की तरफ से डू एंड डाई है, डू और डाई। पर प्रधानमंत्री की तरफ से भी हमको सोचना पड़ेगा कि अगर राजीव श्रीवास्तव अगर प्रधानमंत्री हों तो वो क्या करेंगे अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ये पूरा का पूरा जो हम लोगों का जो इस तरह की डिबेट्स में जो नजरिया है वो थोड़ा सा एक तरफा हो जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गर्ग साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नज़रिया भी, इसकी भी ज़रूरत थी जिस नज़रिए को आप रख रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बड़ा हम लोगों को एक मैं थोड़ा सा सोचता रहता हूँ, कई चीज़ों को देखता भी, ऑब्जर्व भी करता हूँ कि ये पोप की तरह वो लेके जो सेंगोल चल रहे थे वेटिकन में, उसको वेटिकन बना दिया उन्होंने संसद को, और ये हमारे आधुनिक पोप हैं, हिंदू राष्ट्र के पोप हैं ये। और ये जो आज हुआ है संसद में, ये हिंदू राष्ट्र की बुनियाद रखी गई है, हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया गया है। ये सेंगोल नहीं है, ये वो, अगर आपने, हम लोगों में से किसी ने पढ़ा होगा डा विंची कोड, अगर बहुत प्रसिद्ध नॉवेल है जी, उसमें एक होली ग्रेल है जिसके इर्द गिर्द पूरा नॉवेल ब्राउन का चलता है। तो ये वो जो होली ग्रेल है, ये सेंगोल है जी, हमारे पोप के लिए। तो इसलिए आप इस डिबेट को एक अलग प्लेटफॉर्म पर हमको ले जाना पड़ेगा, हमारे लोगों को बताना पड़ेगा। हम प्रधानमंत्री की आलोचना कहकर इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। हमको प्रधानमंत्री की स्ट्रेटेजी पर बात करके अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। मेरा ऐसा